हाय एवरीवन। सो आज का हमारा वीडियो खास होने वाला है क्योंकि हम आज के इस वीडियो में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव में एंड उसके टोटल 3 क्वेश्चन है जो कि न्यूली एडेड हुए। तो जिनमें से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यानी केस स्टडी 5, केस स्टडी 6 और केस स्टडी 7 ये टोटल 3 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं केस स्टडी 5 का क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा यूट्यूब में पहले से ही डला हुआ है। जब वो आपके एमटीपी या आरटीपी किसी में था तो मैंने वो क्वेश्चन का वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दिया था। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो केस स्टडी 5 आप वहां से देख लोगे। एंड रही बात केस स्टडी 6 और 7 की तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम केस स्टडी आपका 6 है मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में ही साथों साथ मिल जाएगा आज आपको, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑल टुगेदर फिर आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा यूट्यूब से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा सारा वीडियो है जहाँ पर हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस वहाँ पर भी कवर करें। तो ऑल टुगेदर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा आप यूट्यूब से देख पाओगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड जो कि केस स्टडी 6 है, इसका क्वेश्चन हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको हमारे एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, तो जरूर से हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिएगा। स्क्रीन में आपको नाम दिख रहा होगा जगाते डिजिटल एजुकेशन, प्ले स्टोर से फटाफट जाइए और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर केस स्टडी 6 अब हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर टोटल 3 पार्ट्स हैं एंड 3 पार्ट्स हमें सेपरेटली तीनों पार्ट का सॉल्यूशन हमें बताना, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 यहाँ पर। चलिए तुम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। पढ़ते ऊपर मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड का क्वेश्चन है ये। लिस्टेड एंटिटी जिसका स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है ओइंग सेवरल क्रिकेट एंड हॉकी टीम्स, यानी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ये बेसिकली क्रिकेट और हॉकी से रिलेटेड इनका ऑर्गेनाइजेशन है। द इशूज बिलो पर्टेन टू द रिपोर्टिंग पीरियड एंडेड 31 मार्च 2002। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं, तीनों के सेपरेट सॉल्यूशन होंगे। पढ़ते पहले वाला। Owing to the proposed schedule of Indian Hockey League as well as Cricket Premier Tournament, ये आईपीएल की तरह हो गया, समझ जाइए। मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड नीड्स ए न्यू स्टेडियम, अच्छा इसे नया स्टेडियम चाहिए टू होस्ट द स्पोर्टिंग इवेंट्स, जो भी क्रिकेट वगैरह होंगे ना, आईपीएल के मैचेस वगैरह होंगे, समझ जाइए। तो इसके लिए न्यू स्टेडियम इनको चाहिए। दिस स्टेडियम विल फॉर्म ए पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऑब्वियस सी बात, अगर ये स्टेडियम एक्वायर करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे तो अपने बिजनेस पे लगाएंगे, तो वो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हुआ ऑफ द कंपनी। मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेडियम ऑन 1 दिसंबर 2001। देखिए इन्होंने कंस्ट्रक्शन करे 1 दिसंबर से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेडियम वाज कंप्लीटेड इन 2002-3, यानी 1 दिसंबर 2001 में कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया है, तो 2001-2 में तो रहेगा, ये 2002-3 में कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट होगा। कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू रुपीज 140 करोड़ इन दिसंबर 2001, यानी दिसंबर के महीने में इनका 140 करोड़ का खर्चा लगा है कंस्ट्रक्शन करने पर। देयर आफ्टर रुपीज 350 करोड़ हैव बीन इनकर्ड पर मंथ अंटिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड तक यानी कितना महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। ये 3 ही महीना तो है। तो यहां पर बाकी 3 महीने में इन्होंने क्या कहा, 350 करोड़ इन्होंने इनकर्ड किया पर मंथ, यानी एवरी मंथ 350 करोड़ इनकर्ड हुआ है, इनका खर्चा लगा है। तो ये इनका एक्सपेंडिचर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज नॉट टेकन एनी स्पेसिफिक बोरिंग्स, तो कोई स्पेसिफिक बोरिंग्स तो है नहीं यहाँ पर, तो मतलब कहीं ना कहीं घुमा के ये क्वेश्चन हमें लेके चलेगा इंडेक्स 23 की तरफ। इंडेक्स 23 बोरिंग की बात करेगा, मतलब ये कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं कह रहा है ना, तो इंडेक्स 23 दिमाग में रखना है। जनरल बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग था, इन्होंने कहा स्पेसिफिक बोरिंग तो कुछ है नहीं। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेडियम, although it is incurred finance cost इनका लगा है on its regular overdraft during the period, यानी ओवरड्राफ्ट जो, यानी वो जनरल आपके बोरिंग हो गए ना, ओवरड्राफ्ट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने नहीं लिया है, तो उस ओवरड्राफ्ट से आपने पैसा यूज किया है, which were avoidable had the stadium not been constructed। मतलब इतना ओवरड्राफ्ट का आपका लोन ही नहीं बढ़ता, आपका ओवरड्राफ्ट होगा जैसे सीसी होता है, कैश क्रेडिट होता है, वहां अगर आपका ओवरड्राफ्ट हो जाएगा तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा ना, तो इतना ओवरड्राफ्ट आपका होता ही नहीं अगर अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करते, तो मतलब खर्चा तो कर रहे हो अब यहाँ पर। मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड हैज कैलकुलेटेड दैट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग्स फॉर द पीरियड 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर अमाउंटेड टू 15% पर एनम ऑन एन एनुअलाइज बेसिस। तो 15% पर एनम इनका क्या है, खर्चा है ना, इंटरेस्ट का खर्चा है, ये वेटेड एवरेज है। ध्यान है, हमें वेटेड एवरेज ही लेना होता है क्योंकि ये जनरल बोरिंग की तरह है, स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, तो वेटेड एवरेज लेना होगा, यानी हम टाइम पीरियड के हिसाब से वेट लगाएंगे। वेटेड एवरेज 15% पर मंथ है। अब मेरी बात सुनिए,
अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर एंड तो हमारा 31 मार्च को होगा। तो देखिए दिसंबर मतलब ये 1 दिसंबर समझिए आप, है ना, दिसंबर का शुरुआत में लगा, ये 1 जनवरी समझिएगा, ये 1 फरवरी समझिएगा, ये 1 मार्च समझिएगा। तो आप मेरी बात समझिए, ये 140 करोड़ तो कैपिटलाइज होगा ही आपका एज पर इंडिया 16, जो भी कंस्ट्रक्शन में खर्चा होगा वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटलाइज होगा। तो यहाँ पर 309,050 1190 यानी ये तो खर्चा आपका कैपिटलाइज होगा, ये एसेट कहलाएगा, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर थोड़ा कि ये कंस्ट्रक्शन करके आप एसेट बनाओगे। तो 1190 तो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गई, और इससे रिलेटेड जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन हो सकता है एज पर इंडेक्स 23। तो इंडेक्स 23 के हिसाब से हम क्या करते हैं, जहां पर जनरल बोरिंग रहता है वहां पर हम टाइम पीरियड लगाते हैं, वेट टाइम पीरियड लगा के हम कैपिटलाइजेशन करते हैं। तो अब बताइए अगर 1 दिसंबर को आप खर्चा करोगे, है ना, तो आपको कैपिटलाइजेशन करने का कितना मौका मिलेगा। दिसंबर का मंथ का कैपिटलाइजेशन होगा, जनवरी का मंथ का कैपिटलाइजेशन होगा, फरवरी मार्च यानी 4 मंथ्स का कैपिटलाइजेशन आपको मिलेगा, क्योंकि हमने दिसंबर में खर्चा किया है ना। तो दिसंबर से लेके मार्च तक का तो आपका जो इंटरेस्ट लगा वो इससे रिलेटेड है, क्योंकि दिसंबर से लेके मार्च तक आपका कंस्ट्रक्शन में 140 करोड़ रुपीस फंसा हुआ था। तो मेरा कहना यह है कि यहां पर जो 140 करोड़ है, जो 15% आपका पर एनम का इंटरेस्ट है, ये 15% पर एनम का है, पर 4 मंथ्स का खर्चा जो है आप कैपिटलाइज कर सकते हो इस पे, यानी आपका ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटलाइज हो जाएगा। बाकी जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आपका पीएल में जाएगा। मतलब यहां पर हम बात करें कि कितना कैपिटलाइज होगा, ऑब्वियसली बात है जितना इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो तो पीएल में जाता है, पर उसमें से कुछ पोर्शन आपका इंडेक्स 23 के हिसाब से कैपिटलाइज भी हो जाता है, बाकी रिमेनिंग फिर हम तब पीएल में दिखाते हैं। तो यहां पर मेरा कहना है कि अगर मैंने 140 करोड़ 1 दिसंबर को खर्चा किया तो मेरा 4 मंथ्स का कैपिटलाइजेशन होगा मेरा। अगर वही मैं इसको खर्चा कर देता 1 अप्रैल में तो पूरा साल भर का कैपिटलाइजेशन मिल जाता। तो आप मुझे बताइए 140 करोड़ का 15% कितना होता है। इसका 15% इक्वल करेंगे 21 इंटू 4/12 इंटू 4 डिवाइडेड 12, ये 7 आएगा थिंक सो। चलिए 7 करोड़ आ गया हमारा, यानी 140 करोड़ का 15% आपका 4/12 करेंगे तो 7 करोड़ हमारा कैपिटलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर 4 मंथ्स का। अब मुझे बताइए 350 करोड़ आपने कब खर्चा किया, 1 जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का कैपिटलाइजेशन मिलेगा। सो 3 मंथ्स का कैपिटलाइजेशन करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, 350 करोड़ है ना, जनवरी से लेके मार्च तक, यानी 15% तो पर एनम है। तो जनवरी फरवरी मार्च फिर से बता रहा हूँ 3/12 है ना, 3 मंथ्स का आपका कैपिटलाइजेशन होगा। तो आप देखिए 350 करोड़ का 15% कितना होता है, 52.5 करोड़। ये तो आपका पूरे साल भर का हो गया, हमें तो 3 मंथ्स का चाहिए, तो इंटू 3/12 करो या डिवाइड बाय 4 करो सीधा, ये आएगा 13.125, है ना, ये आपका इतना सीआर कैपिटलाइज हो जाएगा हमारा। चलिए समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट ये वाला फरवरी और मार्च, 1 फरवरी को हुआ है ना खर्चा, तो 1 फरवरी से लेके यानी जब जब फंड जनरल बोरिंग में जब जब फंड्स आप यूटिलाइज करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे, तब से आपका कैपिटलाइज चालू होगा। तो यहां पर क्या होगा 350 करोड़ इंटू 15% इंटू 2/12 होगा ये। तो कितना होगा आपका 350 करोड़ का 15%, तो हमने निकाला ही था 350 करोड़ का 15% 52.5 है, और इस बार क्या होगा 2/12 होगा, यानी डिवाइड बाय 6 होगा। कितना आ रहा है 8.75 आ रहा है सी आर हमारा। और अगर हम बात करें इसका तो 350 करोड़ क्या हो रहा है 350 करोड़ इंटू 15% इंटू 1/12 होगा ये, तो वही 52.5 आया था ना, डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, ये आ जाएगा 4.375, ये आ जाएगा 4.375 सी आर। तो अब हमारा इन चारों का टोटल कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 713.125, 7 प्लस 13.125, 7 प्लस 13.125 प्लस आ जाएगा 8.75 प्लस 4.375, यानी 33.25 आया हमारा। सो 33.25 बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, यानी आपका बोरिंग कॉस्ट ऑब्वियसली बात ऐसे ज्यादा लगा होगा, पर बाकी जो अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, यानी एज पर इंडेक्स 23 यही एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इतना जो खर्चा किया ये तो आपका कैपिटलाइज होगा, ये जो हमने खर्चा किया, प्लस बोरिंग कॉस्ट के नाम पे 33.25 भी कैपिटलाइज होगा। देयरफॉर टोटल अमाउंट टू बी कैपिटलाइज कितना होगा,
1190 तो होगा ही, साथ में 33.25 भी होगा, यानी कितना आ जाएगा 1223.25 आएगा आई थिंक सो, है ना। 1190, 1200, 1223.25, ठीक है। तो परफेक्ट ही हमने आंसर निकाल लिया यहाँ पर, और इतना हमारा कैपिटलाइजेशन होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया, मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करा दिया। एंड उम्मीद करता हूँ सिंपल सा बात है, यहाँ पर 1 दिसंबर में आपने खर्चा करना चालू किया, और हम ये मान रहे कि यहाँ पर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगा कंस्ट्रक्शन होने के लिए, है ना। इंडस 23 का क्राइटेरिया यहाँ पर ये सारा सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, कैपिटलाइजेशन सिंपल तरीके से कर दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आपको बहुत अच्छे से समझाना है, आपको ध्यान देना अच्छी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड एक्वायर्स एंड सेल्स प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर ए प्लेयर टू प्ले फॉर इट्स टीम। मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड मस्ट परचेज रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्लेयर। दिस प्लेयर रजिस्ट्रेशन आर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन द प्लेयर एंड द कंपनी, यानी प्लेयर और कंपनी के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो जाएगी जो रजिस्ट्रेशन लेगा। द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग प्लेयर रजिस्ट्रेशन इंक्लूड ट्रांसफर फीस, लीग लेवी फीस एंड प्लेयर एजेंट्स फीस इनकर्ड बाय द क्लब। तो ये पैराग्राफ से आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हम देखते हैं ना कि आईपीएल वगैरह में जो मुंबई इंडियंस वगैरह इन लोग टीम होते हैं, इन लोग प्लेयर्स को खरीदते हैं, है ना। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो कराना होता है, तो रजिस्ट्रेशन यानी राइट लेते हैं इन लोग प्लेयर्स का राइट ले लेते कि ये प्लेयर्स हमारे टीम में खेलेगा, है ना, और उसके लिए इन लोग पैसे देते हैं। तो जो ट्रांसफर का पैसा लगता है, लीग का लेवी फीस वगैरह लगता है, जो भी प्लेयर का एजेंट फीस लगता है, तो ये सब जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो गए, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गए। तो आपको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है प्लेयर का रजिस्ट्रेशन के लिए जो हम पेमेंट करते हैं, यानी हम एक राइट लेते हैं, हम अधिकार लेते हैं, और वो राइट लेना डेट मीन्स व्हाट, इंटेंजिबल एसेट हो गया। यानी हमें यहाँ पर लाइसेंस मिला देखा जाए तो, जहां पर वो प्लेयर हमारे अंडर ही खेलेगा, कहीं और नहीं खेल सकता वो, है ना। एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हमारा आ जाता है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्चुअली हमें एक राइट मिल जाता है, और इसके लिए हम पैसे दे रहे हैं। तो हमने इंटेंजिबल एसेट्स में ये तो पढ़ा है कि इंटेंजिबल एसेट्स में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि अगर हमें कोई राइट मिला है जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर में हमारा प्लेयर अच्छा प्लेयर है, खेलेगा, हमें बेनिफिट देगा, मैच जिताएगा तो ढेरों पैसे कमाएंगे, फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा, और इसका कॉस्ट भी रिलायबली मेजर होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है ना। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इंडिया 1638 में ये से भी था कि आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है और कॉस्ट आपका रिलायबली यहाँ पर मेजर हो। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बेसिकली हम जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो पैसा दे रहे हैं ना, हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा पता है, जो भी हमारा कॉस्ट इनकर होगा उसे हम क्या मानेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स मानेंगे। और इंडेस 38 के हिसाब से जो भी हमारा कॉस्ट लग रहा है प्लेयर को एक्वायर करने का, और उससे रिलेटेड जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट यानी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, वो भी तो ऐड ऑन करते हैं। जैसे मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह में समझाया था कि जो भी हमारा एडिशनल खर्चा लग जाता है ना, रजिस्ट्रेशन वगैरह का खर्चा लग गया, कुछ भी स्टाम्प ड्यूटी खर्चा, यानी जो भी डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट होता है, वो सारा हम एसेट में कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड वो खर्चा लगा, अदरवाइज वो खर्चा लगता नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर अगर मान लीजिए आप प्लेयर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तो आपका ये लेवी फीस, एजेंट फी वगैरह सब लगता ही नहीं आपका, है ना। तो जैसे ये सब सारे खर्चे जो है कैपिटलाइज होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम प्लेयर का रजिस्ट्रेशन एक्वायर कर रहे हैं, ये जो मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड, आप इसे मुंबई इंडियंस समझ लो, तो ये हार्दिक पांड्या हो गए, रोहित शर्मा हो गए, है ना, किरण पोलार्ड हो गए, तो जो प्लेयर है मुंबई इंडियंस के, उन सारे प्लेयर को एक्वायर कर रहे, तो जो पेमेंट दे रहे, तो ये माना जाएगा कि यहाँ पर राइट मिला, इनको अधिकार मिला है ना। तो ये आपका राइट और अधिकार क्या हो गया आपका, ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आप इंडेस 38 में बोलोगे सर आपने पढ़ाया था इंडेस 38 में कि ह्यूमन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, तो इस वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते, तो वो अलग बात होगी, वहां पर स्टाफ से रिलेटेड बात होगी, हम चलो ठीक है वहां पर कंट्रोल नहीं रखते, पर यहाँ पर प्लेयर्स में हमारा कंट्रोल रहता है। देखा जाए तो वो प्लेयर्स क्रिकेट खेलेगा और वो हमारे अंडर ही क्रिकेट खेल सकता है, वो कहीं और क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। तो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट हमारे पास आ जाते हैं कि अगर 3 साल के लिए हमने प्लेयर को खरीद लिया है, तो प्लेयर लॉक है हमारा, वो हमारे अंडर ही खेलेगा, या तो हमारे अंडर खेलेगा नहीं खेलेगा वो। तो यहाँ पर आपको अधिकार मिल रहा है, तो यहाँ पर आप इसे इंटेंजिबल एसेट्स दिखा सकते हो, जो भी आपका रिलेटेड खर्चा लग रहा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर प्लेयर्स को खरीदते हैं। अब अगर मैंने इंडेस 38 में पढ़ा है तो वहां पर तो ह्यूमंस था, वो तो स्टाफ रहते हैं हमारे यहाँ पर, वो छोड़ के भी चले जाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज होता है। तो वहां पर हम हाँ ठीक है ह्यूमंस को कंसिडर नहीं करते वहां पर यहाँ पर हम प्लेयर को खरीदता ही माना जाता है। जैसे बिडिंग होता है, आपने देखा भी होगा लाइव में, तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस इन लोग क्या करेंगे, उसे इंटेंजिबल एसेट दिखाएंगे, क्योंकि उसने राइट एक्वायर किया है। वो जो पेमेंट करे तो उसे बदले में उन्हें 3 4 साल 5 साल तक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए यहां पर इसे क्या दिखाया जाएगा, इसे इंटेंजिबल एसेट्स माना जाएगा। तो चलिए मैंने आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझाया कि यहाँ पर जो भी आपका प्लेयर रजिस्ट्रेशन वगैरह जो एक्विजिशन हो रहा है,
एक्वायर कर रहे हैं प्लेयर का रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो जहां पर प्लेयर को एक्वायर करने का जो भी रिलेटेड इनका पैसा लगता है ना, वो पैसे को हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर बुक नहीं करेंगे, हम उसे इंटेंजिबल एसेट दिखाएंगे, यानी हमारा कैश कम हो जाएगा और हमारा इंटेंजिबल एसेट्स बुक हो जाएगा, और वो भी रिलेटेड जो भी आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह लगेंगे वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पर कैपिटलाइज कर देंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट जो मैंने समझाने का कोशिश किया आपको समझ में आया। अब मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक बार ये पैराग्राफ एक बार आपको पढ़ाऊं मैं, ताकि आपको क्लैरिटी भी मिले कि आईसीए का जो पैराग्राफ है वो भी मैं पढ़ाऊं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अब यहाँ पर देखिए, एज पर इंड एस 38, यहाँ पर जो जो मैंने अंडरलाइन किया आप भी उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा पॉज करके, ताकि आपको यही सारे एग्जाम में अगर ये लाइन आपकी आ जाए कीवर्ड्स तो आपका काम बन जाएगा। इंड एस 38 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट्स हम रिकॉग्नाइज करते हैं कब, जब प्रोबेबिलिटी रहता है कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, है ना, और जो हमारा कॉस्ट लग रहा है वो हमारा क्या है, रिलायबली मेजर भी होगा, यानी जो हमारा कॉस्ट लग रहा है उसे हम रिलायबली मेजर भी कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं, यानी जो भी हमारा खर्चा वगैरह वगैरह लग रहा है वो कैपिटलाइज करेंगे, और जो भी हमारे ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह लगेंगे वो भी हमारा क्या होगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। तो अमाउंट क्या कैपिटलाइज होता है, ऑब्वियसली बात है जो हम कैश पे करते हैं वही तो हमारा कैपिटलाइज होता है, पर कितनी बार नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी दिया जाता है। तो आपको याद है मैंने इंडेक्स 16 इंडेक्स 13 में पढ़ाया था कि हम फेयर वैल्यू ऑफ द जो एसेट्स गिवन होते हैं उसे मान्यता देते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो भी आपने फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसिडरेशन दिया है गिवन, हम उसी में वैल्यू को दिखाएंगे, है ना। तो यहां पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स यहां पर रिकॉग्नाइज करेंगे, और साथ ही साथ इंडेक्स 38 में जो भी डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट होता है जैसे कि ट्रांसफर फीस, लीग का लेवी फीस, प्लेयर्स का एजेंट का फी वगैरह जो भी लग रहा है, ये सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, और इसे भी हम क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। इसे हम कैपिटलाइज करेंगे ताकि बाद में जब वो इंटेंजिबल एसेट जो है वो डेप्रिशिएट होगा, एमोटाइज होगा, तो रिलेटेड कॉस्ट भी अपने आप ही एमोटाइज हो जाएगा यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर आप ले सकते हो कि एक्विजिशन, आप ये लिख सकते हो यहाँ पर आप एक्विजिशन ऑफ हार्दिक पांड्या, है ना, मुंबई के प्लेयर है। अगर आप थोड़ा भी क्रिकेट देखते हो आपको इनके नाम पता होंगे, रोहित शर्मा है वहां पर, है ना, और कौन है, कृणाल पांड्या है वहां पर, केरोन पोलार्ड है। तो ये हैवी प्लेयर के मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हमें समझ में है यहाँ पर कि सबसे पहला पैराग्राफ से रिलेटेड आप क्या लिखोगे, आप इंडेक्स 38 एक्विजिशन से रिलेटेड यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर दो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता है इस पैराग्राफ, ये जो हम अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 2, इस पे आपको बहुत सारा इंडेक्स हमारा लगेगा, हम एक एक करके समझते जाएंगे कहां पर कैसे कैसे क्या क्या हमारा इंडेक्स लगेगा, सारा क्लियर होगा आपका, टेंशन की कोई बात नहीं, एग्जाम में अच्छे से लिख के आओगे। आगे, एट द एंड ऑफ ईच सीजन विच हैपेंस टू ऑल्सो बी द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी यहां पर क्या बोला, जो सीजन का एंड होता है और वही आपका रिपोर्टिंग पीरियड भी एंड होता है। तो चलिए अच्छी बात है, मान लेते हैं 31 मार्च है रिपोर्टिंग पीरियड एंड। तो यहां पर क्या करता है, मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड, फॉर मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड की बात करें तो क्लब, यानी ये मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड जो क्लब है, रिव्यू करता है इट्स कॉन्ट्रैक्ट विद द प्लेयर, प्लेयर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको रिव्यू करता है, एंड मेक्स अ डिसीजन एज टू वेदर दे विश टू सेल और ट्रांसफर एनी प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन। The company actively market this registration by circulating with other club a list of players registration and their estimated selling price. Players registration are also sold during the season often with performance condition at each. तो यहां पर आप देखिए, यहां पर इतना से हम क्या समझ रहे हैं, आप एक बार मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम देता हूं, आप एनालाइज कीजिए कि यहां पर हम क्या इंडेक्स लगाएंगे यहाँ पर अब, क्योंकि यहां पर बोल रहा चाह रहा है कि देखिए ना, ईच सीजन में क्या होता है, जो कि रिपोर्टिंग पीरियड एंड होता है, तो यहाँ पर क्लब रिव्यू करता है उसका प्लेयर का कि उस प्लेयर को मैं रखना है कि बेचना है, रखना है कि बेचना है। तो जब प्लेयर को रखना होगा, यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट से इंडेक्स 38 लगेगा, और जब हम इसे हेल्ड फॉर सेल कर देंगे, बेचा नहीं है लेकिन क्लासिफाई कर दिया अगर हेल्ड फॉर सेल, तो याद आया कुछ कौन सा इंडेक्स लगेगा। तो यहां पर अगर ये एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड अगर किसी प्लेयर को ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दे, तो ऐसा सिचुएशन में उस पर लगेगा इंड एस 105। आपको याद होगा नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स ये तो सारे नॉन करेंट एसेट्स ही है। तो ये जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये सारे जब हम हेल्ड फॉर सेल कर देते हैं तो इसमें हमारा क्या लगता है, इंडेक्स 105 लगता है। और इंडेक्स 105 का कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि कोई भी प्लेयर को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दोगे, प्लेयर को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करने के लिए क्या होना पड़ेगा, वो मस्ट बी अवेलेबल होगा फॉर इमीडिएट सेल, इमीडिएट सेल के लिए वो अवेलेबल होना पड़ेगा, डेट इज प्रेजेंट कंडीशन में आप उसे बेच रहे हो, है ना। और दूसरी चीज, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, यानी सेल हाईली प्रोबेबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने मन में सोचा कि सेल कर देंगे तो सेल कर दे, ऐसा नहीं। तो इसके रिलेटेड 5 कंडीशन है, आपको याद है
कि यहाँ पर जो एंटिटी है, डेट इज क्लब है, वो कमिटेड है कि वो बेचेगा, और उसने एक्टिव प्रोग्राम भी इनिशिएट कर दिया जहां पर वो बायर को ढूंढ रहा है, टू ट्रेस ए बायर, बायर को ढूंढ रहा है, और वो एक्टिवली मार्केट करना चाहता है, इसको सेल करना चाहता है एट रीजनेबल प्राइस। अब रीजनेबल प्राइस से ऊपर नीचे दाम में रखोगे तो सेल हेल्ड फॉर सेल नहीं माना जाएगा। मैंने पूरा इंडस 105 में इसको समझाया था आपको, और विद इन 1 ईयर ये आपको लगना चाहिए कि विद इन 1 ईयर आपका ये प्लेयर बिक जाएगा। और साथ में कोई ऐसा नहीं कि लाइक चांसेस बहुत कम है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस होगा या फिर आप विड्रॉ कर लोगे, अपनी बातों से आप मुकर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, तब हम उस प्लेयर को क्या कर सकते हैं, हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज हेल्ड फॉर सेल। तो वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आप क्या लगाओगे, आप बोलोगे अच्छा अगर ये प्लेयर को हेल्ड फॉर सेल करना चाहते हैं, अगर ये प्लेयर को ट्रांसफर करने की बात करें यहां पर, है ना, और यहां पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ भी है, द कंपनी एक्टिवली मार्केट दिस रजिस्ट्रेशन बाय सर्कुलेटिंग विद अदर क्लब्स ए लिस्ट ऑफ प्लेयर रजिस्ट्रेशन एंड देयर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। तो यहां पर ये क्या करे, वही जो एक्टिव प्रोग्राम टू ट्रेस ए बायर इनिशिएटेड, तो यहां पर क्या करें लोग, ये कमिटेड है, पता चल रहा है, क्योंकि ये सारे दूसरे क्लब्स वाले को ये बताते हैं कि देखिए हम ये प्लेयर को बेचना चाहते हैं, ये एस्टिमेटेड प्राइस होगा, तो मतलब मान लेते वो रीजनेबल प्राइस होगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा हमें लग तो रहा है यहां पर। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर कहेंगे सबसे पहले हम इंडस 105 के बारे में थोड़ी सी बातें कहेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में। हम कहेंगे कि चलिए देखिए अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल होना पड़ेगा, डेट इज प्रेजेंट कंडीशन में बिकना पड़ेगा, और सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल होना पड़ेगा। उससे रिलेटेड वो 5 पॉइंट जो है, कमिटमेंट, एक्टिव प्रोग्राम टू ट्रेस ए बायर, प्राइस रीजनेबल है, 1 ईयर के अंदर बिक जाएगा, और अनलाइकली कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज होगा या विड्रॉ होगा आपके प्लान से कि बाद में आप मुकर जाओगे। तो ये सारे कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो हम प्लेयर को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं हेल्ड फॉर सेल। फिर हम लिखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया है कि ये बेचने के लिए एक्टिवली मार्केट करते हैं अदर क्लब के साथ में, और एस्टिमेटेड प्राइस वगैरह भी बता रहे हैं, तो इसे हम एज्यूम कर लेंगे कि हाँ ये यहाँ पर कमिटेड है बेचने के लिए। और ऐसा है तो फिर ये क्या करेंगे, उस प्लेयर को पहले तो देखिए कॉस्ट में मेजर किया था हमने, जो हमारा कॉस्ट लगा था प्लेयर को, है ना, प्लेयर को कॉस्ट में मेजर करेंगे ऐसे इंटेंजिबल एसेट जो हमें राइट मिला, और उसमें हमारा लगता है क्या, डेप्रिसिएशन लगता है, डेट इज एमोटाइजेशन लगता है, और अगर इंपायरमेंट कुछ होना तो एज पर इंडेक्स 36 आपका इंपायरमेंट होता है। लेकिन अब यहां पर आप जब उसे क्लासिफाई कर दोगे ना सेल्ड फॉर सेल, अगर आप उस प्लेयर को क्लासिफाई कर दोगे सेल्ड फॉर सेल, तो इंडेक्स 105 के हिसाब से हमें उसे मेजर करना पड़ता है जिस दिन आपने क्लासिफाई किया सेल्ड फॉर सेल, उस दिन का कैरिंग अमाउंट, और साथ में आप निकालोगे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर। तो यहां पर जबकि हम क्लासिफाई कर दे रहे हो उसे एज हेल्ड फॉर सेल, तो वैल्यू न्यूज की कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आप उसे क्लासिफाई कर रहे हो सेल्ड फॉर सेल, है ना, अब उसे बेच के ही आप अपना जो फ्यूचर आपको जो बेनिफिट मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, उसे बेच के मिलेगा। तो इसलिए हम इंडेक्स 36 में तो हम रिकवरेबल अमाउंट लेते थे, जो कि वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल का हम हायर लेते थे वहां पर, क्योंकि वहां पर हम बेच नहीं रहे, हम जस्ट इंपायरमेंट टेस्टिंग कर रहे होते। लेकिन इंडेक्स 105 में तो हम बेच रहे होते, हमने क्लासिफाई कर दिया सेल्ड फॉर सेल। तो आप समझिए जब आप किसी एसेट को क्लासिफाई कर दोगे सेल्ड फॉर सेल, तो उसका वैल्यू न्यूज निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है, और इसलिए स्टैंडर्ड हमें कहता है कि इंडेक्स 105 में वैल्यू न्यूज का कोई काम नहीं है, आप सिर्फ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकाल लो, और वही उसी को आप मान लेना रिकवरेबल अमाउंट है, उसी को मान लेना। और हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट से, और विच एवर इज लोअर में मेजर करेंगे। तो अगर हमने देखा कि कोई प्लेयर है, पार्टिकुलर प्लेयर, उसका कैरिंग अमाउंट दिख रहा है मान लीजिए 10 करोड़ रुपीस, मान लीजिए युवराज सिंह का कैरिंग अमाउंट दिख रहा है 10 करोड़ रुपीस। अब युवराज सिंह थोड़ा सा खराब खेल रहे हैं, तो यहां पर सोचा कि हम इसे क्लासिफाई कर रहे हैं हेल्ड फॉर सेल, तो इन्होंने सोचा हम क्लासिफाई करेंगे हेल्ड फॉर सेल, तो हमें 6 करोड़ मिलेगा, मान लीजिए 6 करोड़ रुपीस मिलेगा, तो 6 करोड़ रुपीस में आगे मेजर किया जाएगा, और 4 करोड़ रुपीस आपका इंपायरमेंट लॉस माना जाएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो क्या यहां पर ये पैराग्राफ जो मैंने आपको समझाया कि आपको समझ में आया कि हम यहां पर क्या लगाएंगे, इंड एस 105 की बातें हम कहेंगे, यहां पर इंडेक्स 105 की बातें हम कहेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे, और क्या लिखना है ये भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। अगर आपको भूल गए तो फिर से आप पॉज करके फिर से बैक जाइए और फिर से एक बार सुन लीजिए मेरी बातों को, जितना मैंने कहा उतना दिमाग में रख लोगे, आपका बात बन जाएगा, आप लिख के आ जाना, आराम से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर आगे अब देखिए, आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, आगे क्वेश्चन है और क्या काम है। In some cases, it becomes clear that a player will not play for the club again because of, for example, a player sustaining a career-threatening injury। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, career-threatening injury है ना। career-threatening injury का मतलब क्या है, being permanently removed। तो क्या कोई इंडिकेशन मिल रहा है कोई स्टैंडर्ड का, सोचिए ना, फील कीजिए, आएगा दिमाग में, कोई इंडिकेशन मिल रहा है आपको इंपेयरमेंट का, इंडेक्स 36। अब यहां पर सेल की बात नहीं हो रही, सेल का कोई प्लेयर, चलो मान लीजिए सेल है, मान लीजिए युवराज सिंह के लिए हमने बात किया कि युवराज सिंह को आप क्लासिफाई करें हेल्ड फॉर सेल, तो इंडेक्स 105 लगाओगे, वगैरह वगैरह करोगे, मैंने समझा दिया था। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या के घुटनों में चोट लग गया,
एंड बाद में डॉक्टर से बातचीत किया तो पता चला हार्दिक पांड्या कभी भी खेल नहीं पाएगा। तो क्या यहां पर इंडिकेशन मिल रहा है हमें इंपायरमेंट का एज पर इंडेक्स 36? यस, हमें यहां पर इंटरनल इंडिकेशन मिल रहा है ना, ऑब्सोलीट ये सब सुना, तो यहां पर ये हार्दिक पांड्या ऑब्सोलीट हो गया, फिजिकली डैमेज हुआ है हार्दिक पांड्या यहां पर। तो यहां पर अगर हार्दिक पांड्या फिजिकली डैमेज होगा तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका इंपायरमेंट टेस्टिंग करना पड़ेगा। हम इसका इंपायरमेंट टेस्टिंग करेंगे कैसे, इंडेक्स 36 के हिसाब से, और इंपायरमेंट टेस्टिंग करने का मतलब हम उसका रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। और रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है वैल्यू इन यूज, और हमें निकालना पड़ता है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, विच एवर इज हायर, हम वो लेते हैं। अब मान लीजिए कोई प्लेयर अगर करियर थ्रेटनिंग इंजरी हो गया उसको, है ना, परमानेंटली अगर वो रिमूव हो गया, तब तो मतलब वो आगे कभी खेल ही नहीं पाएगा। और अगर वो आगे कभी खेल नहीं पाएगा तो वैल्यू इन यूज लेना कोई सेंस नहीं बनता है। हम वहां पर मान लेंगे वैल्यू इन यूज भी आपका फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल होगा, उसी को वैल्यू इन यूज समझ लीजिए आप, क्योंकि यहां पर आपका लगभग हार्दिक पांड्या अब आगे खेल ही नहीं सकता, है ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तब तो हम फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल को ही रिकवरेबल अमाउंट मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी बात को सुन लीजिए, आप एग्जाम में लिख पाओगे। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या इंपायर हुआ है, पर उतना इंपायर नहीं हुआ कि वो जिंदगी में नहीं खेल पाएगा, ऐसा नहीं हुआ, इंपायर हुआ है। तो यहां पर हमें तो फिर उसका वैल्यू न्यूज निकालना पड़ेगा। पर आप बताइए, कभी भी क्या कोई प्लेयर अकेला क्रिकेट खेल के पैसा कमाता है क्या, वैल्यू न्यूज? कोई पार्टिकुलर एसेट तो ऑन इट्स ओन वो यूज हो जाता है, जैसे हमने देखा भी है। पर बताओ हार्दिक पांड्या क्या अकेला क्रिकेट खेलेगा ओपोजिशन की 11 प्लेयर्स के साथ में और वो मैच जिताएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना, 11 टीम का प्लेयर होता है। यानी आप समझिए यहां पर एक सिंगल हार्दिक पांड्या कभी भी कैश फ्लो जनरेट नहीं करता है। पूरे सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट मैंने आपको इंडेक्स 36 में समझाया था, यानी 11 के 11 प्लेयर या फिर 15 के 15 प्लेयर मिलके खेलते पूरे टूर्नामेंट को, और फिर बाद में ऐसे टीम वो काम करते और फिर वो मैच जिताते, वो पैसा कमा के देते। तो इसलिए आप समझिए इंडिविजुअल प्लेयर का वैल्यू न्यूज निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो जब कभी भी आपको लगता है इंडिविजुअल प्लेयर का वैल्यू न्यूज निकालना पॉसिबल नहीं होगा, आप क्या करोगे, सीजीयू का वैल्यू न्यूज निकालोगे एंड उसके अकॉर्डिंगली इंपेयर करोगे। हालांकि यहाँ पर सोल्यूशन ही इसके बारे में बातचीत नहीं किया, पर मैं अपने मन से बताना चाहता हूं कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, अब हमारे स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप भी वो पूरा 15 प्लेयर का ही होगा, यहाँ पर पूरे के पूरे 15 प्लेयर, क्योंकि वो मिलके ही कैश फ्लो जनरेट करेंगे। यहां पर ऐसा नहीं कि 2 प्लेयर मिलके कर लेंगे, 5 प्लेयर मिलके कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि आप बोलोगे कि जबकि अगर करियर थ्रेटनिंग इंजरी अगर परमानेंटली रिमूव हो रहा है कोई प्लेयर, तो ऐसा सिचुएशन है जब हम उसका इंपायरमेंट टेस्टिंग करेंगे तब तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू न्यूज को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि अब वो कभी खेलेगा नहीं, तो वैल्यू न्यूज का कोई काम ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट से, और अकॉर्डिंगली हम इंपायर कर देंगे। समझ में? हम देखिए, हम अभी हार्दिक पांड्या को क्लासिफाई नहीं किया हमने एस हेल्ड फोर सेल, वो अलग पॉइंट था जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, है ना, कोई प्लेयर के लिए, जैसे मैंने युवराज सिंह का बात किया था। यहां पर हम हार्दिक पांड्या की बात करें कि मान लीजिए अगर उसका कुछ इंडिकेशन मिलता है तो यहां पर उसका इंपायरमेंट टेस्टिंग होना है, तो इंपायरमेंट टेस्टिंग किया जाएगा, और अगर इंपायरमेंट होना है तो हम इंपायरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर दो बातें, अगर परमानेंटली रिमूव तो आपका यहाँ पर वैल्यू न्यूज कोई काम का नहीं, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल को इंडिविजुअली निकाल के अब उस प्लेयर का अब उसका इंपायरमेंट कर दो। और अगर मान लीजिए ऐसा पॉसिबल नहीं, तब तो फिर आपको जाना होगा किसका, वैल्यू न्यूज पे, यानी पूरा सीजीयू का, पूरे टीम का आपको वैल्यू न्यूज निकालना पड़ेगा, है ना। और इसके बारे में कुछ बात बोला नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिबेट से समझ में नहीं आएगा कि उसका वैल्यू न्यूज निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तब तो फिर आपको वैल्यू न्यूज निकालना ही पड़ेगा। एंड वैल्यू न्यूज निकालोगे, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल दोनों निकालोगे, और दोनों का हायर जो होगा वो रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करोगे किससे, कैरिंग अमाउंट से, और अल्टीमेटली फिर आप इंपायरमेंट करोगे एलोकेशन सब में। जो इंपायरमेंट अगर निकल के आएगा तो सारे प्लेयर में फिर वो एलोकेशन होगा, क्योंकि जब सीजीयू का इंपायरमेंट होता है तो सारे प्लेयर में ही एलोकेशन होता है ना, प्रो राटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो चलिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या, अब मैंने एक और इंडेक्स जोड़ दिया यहाँ पर, हाँ मैंने इंडेक्स 36 का भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया। तो अभी तक मैंने 3 इंडेक्स का एक्सप्लेनेशन दे दिया, इंडेक्स 38, इंडेक्स 105, इंडेक्स 36 का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देके समझाया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्लेइंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन प्लेयर्स, यानी कुछ कुछ प्लेयर का जो प्लेइंग रजिस्ट्रेशन आपके पास है, आपने एक्वायर किया था, जो कि आपका इंटेंजिबल एसेट था, उसे आपने बेच दिया, वर सोल्ड आफ्टर द ईयर एंड, यानी ईयर एंड के बाद आपने बेचा है, यानी ये इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हो गया। याद है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी इंडेक्स 10। कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, आपने पढ़ा हुआ तो आपको ये सब याद आ रहा होगा, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये इंडेक्स 10 की बात कर रहा है कि आप प्लेइंग रजिस्ट्रेशन आप बेच रहे हो आफ्टर द ईयर एंड फॉर टोटल प्रोसीड्स, नेट ऑफ एसोसिएट कॉस्ट आपका है 175 करोड़, और आपका बुक वैल्यू इतने में आपने बेचा है।
मतलब टोटल प्रोसीड जिसमें आपका पैसा आपको जो मिला, मान लीजिए 180 करोड़ आपको मिला, 5 करोड़ आपका कॉस्ट लग गया, तो 175 करोड़ नेट आपको मिला है पैसा, और इसका कैरिंग अमाउंट था 49 करोड़। तो अकॉर्डिंगली जो डिफरेंस है आपका 175 माइनस 49 126 होता है मेरे हिसाब से, तो 126 करोड़ आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दोगे, है ना। ये आपका सेल प्रोसीड्स का बेनिफिट है, गेन फ्रॉम डिस्पोजल है ऑफ प्लेयर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसे प्रॉफिट में दिखाएंगे। तो आप बताइए, ये तो ईयर एंड के बाद हुआ है, तो ईयर एंड के बाद हुआ, तो यहां पर हम एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट की बात करेंगे इंडेक्स 10 के हिसाब से। तो यहां पर कोई कंडीशन एग्जिस्ट तो करता नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं कि 31 मार्च में कोई कंडीशन एग्जिस्ट करता है। ऐसा थोड़ा बोला कि 31 मार्च को सारी बातें हो गई, दोनों ने आपस में डिस्कशन कर लिया था कि वो बेचेंगे और बाद में रियल में बेचा गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। यानी 31 मार्च तक तो कुछ बात हुआ ही नहीं यहाँ पर, तो मानेंगे 31 मार्च तक तो कुछ ऐसा बातचीत हुआ नहीं, यानी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता था 31 मार्च को। तो मतलब हम इसे नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर मानेंगे, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे, तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्लोजर करेंगे। हमें इसे एडजस्टिंग इवेंट नहीं माना, हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अपने बुक्स में, जस्ट हम डिस्क्लोजर करके छोड़ देंगे। अगर ये बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड लेकिन बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ये बातें हो गई, यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन हो गया, तो ऐसा सिचुएशन में इसका डिस्क्लोजर हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। यानी मैंने इंडेक्स 10 भी आपको यहां पर रेफर करा, मैंने यहां पर 4 टोटल इंडेक्स रेफर किए आपको समझाने के लिए, है ना, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सॉल्यूशन को लिख पाओगे। तो उम्मीद है हमने सॉल्यूशन तो पूरा समझ लिया कि हमें कैसे लिखना है, 4 इंडेक्स का कोड करके हमने लिखना है। अब हम एक बार आईसी के सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। तो क्या मैंने एक्विजिशन से रिलेटेड बात आपको पहले बता दिया था, यस। फिर आपका सेल ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि इंडेक्स 105 के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था। यहां पर जो लिखा हुआ छोड़िए, मैंने आपको जो समझाया था ना कि आप लिखोगे सेल आपका इमीडिएट सेल के लिए आपका अवेलेबल होना चाहिए, फॉर इमीडिएट सेल दैट इज प्रेजेंट कंडीशन में होना चाहिए, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल होना चाहिए, सब यहां पर भी लिखा हुआ है। और जो उसके रिलेटेड 5 कंडीशन है, वो सारे कंडीशन जो मैंने आपको बताया वो सारे आप लिख देना। और फिर बाद में आप बोल देना कि हाँ, जबकि यहां पर एक्टिव प्लान है टू लोकेट ए बायर, यहाँ पर रीजनेबल प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, सारे कंडीशन आप लिख दोगे। और फिर आप अल्टीमेटली कंक्लूजन दोगे कि हाँ, जबकि यहाँ पर जो क्लब है वो एक्टिवली आपका बायर को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो सर्कुलेट कर रहा है क्लब्स के साथ में कि हम उसे बेचना चाहते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में मान लेंगे कि चलो ठीक है, वो उसे क्लासिफाई कर सकता है एज हेल्ड फॉर सेल। और अगर वो फिर उसे क्लासिफाई कर देगा एज हेल्ड फॉर सेल, तो वो उसे क्या दिखाएगा, कैरिंग अमाउंट या फिर फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल का लोअर पे, और अकॉर्डिंगली वो इंपायरमेंट लॉस बुक कर देगा और उसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देगा। बस बात खत्म यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर हम बेचने की बात करें, जब आप बेच दोगे, ईयर एंड के बाद बेचोगे अगर आप मान लीजिए, तो ऐसा सिचुएशन में वो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के हिसाब से नॉन एडजस्टिंग इवेंट वाली बात भी यहां पर ही साथ में बता दी, जो मैंने लास्ट में आपको बताया था। जो प्लेयर का याद है, प्लेयर के बारे में आपको मैंने बताया था, कहां गया सब कुछ, तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, है ना। ये 175 करोड़ का जो प्लेयर की बात करें, तो ये यहाँ पर इस नीचे आपका लिख दिया गया। और साथ ही साथ अब नीचे हार्दिक पांड्या का जो इंपायरमेंट रिव्यू याद है, इंडेक्स 36, मैंने हार्दिक पांड्या का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पर इंडेक्स 36 में भी वही हार्दिक पांड्या का रिलेटेड एग्जांपल का यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। आप जस्ट इसे रीड करके छोड़ देना आपको इच्छा हो तो, और अब मुझे रीड कर लेना जो मैंने आपको समझाया, आप उसे समझ लेना अच्छी तरीके से। डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, फॉर श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर बस अब हेडिंग में लिख देना यहाँ पर अपने रेफरेंस के लिए कि यहाँ पर आप क्या क्या, चलो हेडिंग ये रहा, आप अपने हेडिंग में ये 4 इंडेक्स लिख देना कि ये 4 इंडेक्स का आपको रेफरेंस देके आपको अपना सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली लिखना है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आ गया। एंड अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 3 अब हम डिस्कस करेंगे। ये आपका स्टेडियम से रिलेटेड है, ये पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड मेजर्स इट्स स्टेडियम्स इन अकॉर्डेंस विद द रिवॉल्यूशन मॉडल। अच्छा, रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो करता है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, हमने जैसे देखा था कि जो स्टेडियम से यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडेक्स 16, है ना। एंड हम कॉस्ट मॉडल भी लगा सकते हैं, हम रिवॉल्यूशन मॉडल भी लगा सकते हैं। अगर हम रिवॉल्यूशन मॉडल लगाते हैं तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, 1 ईयर फ्रीक्वेंसी, 2 ईयर फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या करते हैं, एवरी ईयर यानी एवरी 2 ईयर्स या फिर एवरी 3 ईयर्स, वो डिपेंड करेगा आप किस फ्रीक्वेंसी में रिवैल्यू करते हो, उसके अकॉर्डिंगली हम हर रिपोर्टिंग पीरियड एंड में हम उसे फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं। याद है किस में मेजर करेंगे, फेयर वैल्यू में, मतलब तो फेयर वैल्यू में मेजर करेंगे तो फेयर वैल्यू इंक्रीज भी हो सकता है, फेयर वैल्यू डिक्रीज भी हो सकता है। अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज होता है तो हम ओसीएम ही दिखाते, प्रोवाइडेड पहले इंपेयरमेंट ना हुआ हो, क्योंकि पहले इंपेयरमेंट हुआ तो पहले पीएल से एडजस्ट होता है, फिर आपका ये सारा चीज आपको आता है। तो यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू आपको मैं याद दिला दूं, ये फेयर वैल्यू में इंडेक्स 113 के हिसाब से हम इस फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। यानी फेयर वैल्यू मतलब एग्जिट प्राइस, आपको याद आ रहा होगा, मतलब ये कि अगर हम स्टेडियम को बेचने को जाए तो हमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितना पैसा दे देगा, ये सब मैं बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बेचने को जाऊं, जो मेरे प्राइमरी मार्केट है ना,
अगर मेरा, या फिर मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट जो भी, जहां पर मैं उसे बेचने को जाऊं तो वो मुझे कितना पैसा दे देगा। और यहां पर हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज देखते हैं, आपको याद होगा, जहां पर हम ये नहीं देखते कि हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा अगर उसे हाईएस्ट एंड बेस्ट वो किस पर्पस के लिए यूज कर सकता है और उसे कितना फायदा मिलेगा, तो डेट विल बी द फेयर वैल्यू, यानी वो फेयर वैल्यू इज द एग्जिट प्राइस। और इंडेक्स 113 मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अगर YouTube की बात करें तो YouTube में इंडेक्स 113 का पार्ट 1 है, और एप्लीकेशन में भी पार्ट 2 हमने फ्री करके रखा हुआ, फ्री लेक्चर्स के सेक्शन में अलग कोर्स क्रिएट किया हुआ, फ्री लेक्चर्स, वहां पर इंडेक्स 113 आपको पूरा देखने को मिल जाएगा 100%, एंड बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा था। तो यहां पर इसका रूल आने वाला फेयर वैल्यू का, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आगे बढ़ेंगे। An airline company has approached the directors offering rupees 700 crores for the property naming rights। अरे ये तो नया चीज आ गया, प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स। क्या समझते हो प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स का मतलब क्या है? देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स आप देखोगे, अगर हमारे अहमदाबाद में एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, है ना, तो बहुत इंडिया में आप देखोगे वानखेड़े स्टेडियम, अगर मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम की बात करो तो वो भी एक पॉलिटिशियन का नाम है, वानखेड़े, क्या ये कुछ वानखेड़े नाम है, तो उससे रिलेटेड वानखेड़े स्टेडियम नाम रखा गया। तो इंडिया में आप देखोगे बहुत सारे पॉलिटिशियंस क्या करते, वो अपने नाम पे स्टेडियम को रख देते, यानी प्रॉपर्टी नेमिंग राइट उन पॉलिटिशियन के पास आ गया। पर कितने बार पता है, प्रॉपर्टी बाहर में आप देखोगे, आउटसाइड इंडिया भी बहुत सारी कंपनीज होती है, वो क्या करती है, वो किसी भी स्टेडियम का प्रॉपर्टी नेमिंग का राइट ले लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं आप सोचिए ना, अगर रिलायंस ने अपना एक ना स्टेडियम में अपना नाम रखने का राइट ले लिया, रिलायंस ने कहा कि हम क्या करेंगे, जो अहमदाबाद में अभी स्टेडियम बना है हम उस पर अपना नाम रखना चाहते हैं, हम वहां पर नाम रखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टेडियम, रिलायंस स्टेडियम, या फिर रिलायंस स्टेडियम रखेंगे, या फिर जियो स्टेडियम रखेंगे, जो भी हो। तो यहाँ पर वो उसका प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स ले लेते, तो ऑब्वियसली बात है, अगर अंबानी जी अगर स्टेडियम को अपना नाम रखना चाहते तो उसे पैसा देना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स उसी को कहा जाता है। और मुंबई में भी मैं आपको बता दूं, पहले सुब्रतो राय सहारा स्टेडियम बोल के भी एक था, अब गूगल में सर्च करोगे मिलेगा, सुब्रतो रॉय सहारा स्टेडियम बोल के एक राइट उसने लिया था, एक स्टेडियम था महाराष्ट्र का, जहां पर उसने राइट लिया था पैसे देके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये, आप भी जब बहुत बड़े पैसे वाले बन जाओगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होगी आपकी, तो आप क्या करना, स्टेडियम में अपना प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स ले लेना, उसके लिए आपको ढेरों पैसे देने पड़ेंगे, फिर आप उस स्टेडियम को अपने हिसाब से आप उसका नेमिंग कर सकते हो, जब तक आप पैसे दोगे तब तक आप नेमिंग कर सकते हो। तो वैसे यहां पर बोला जा रहा है कि एक एयरलाइन कंपनी है, ठीक है, एक एयरलाइन कंपनी है, उसने अप्रोच किया है डायरेक्टर को, किसको, ऑब्वियसली बात है मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड को उसने अप्रोच किया है, ऑफर कर दिया 700 करोड़ रुपए हम आपको देंगे, आप हमें 5 सालों के लिए स्टेडियम का प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स दे दीजिए। मतलब उस स्टेडियम का नामकरण जो होगा वो एयरलाइन कंपनी अपने हिसाब से करेगा, जेट एयरवेज स्टेडियम वगैरह वगैरह जो भी, वो अपने हिसाब से नेमिंग करेगा। 3 डायरेक्टर्स आर ऑन द मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ बोथ मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड एंड द एयरलाइन। मतलब क्या कहना चाहता है पता है, देखिए अभी बात किसके बीच में हो रहा है, एयरलाइन कंपनी के बीच में हो रहा है, और इधर मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड के बीच में हो रहा है, ये 2 जन है ना। तो यहां पर ये 2 जन के बीच में हो रहा है प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स का बात चल रहा है, कि एयरलाइन कंपनी कह रहा है आप हमें अधिकार दे दो स्टेडियम का नामकरण का, यानी वो अपने हिसाब से नामकरण करेंगे, बदले में आपको 700 करोड़ देना चाहते हैं, है ना, 5 ईयर्स का। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो एयरलाइन कंपनी के बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, तो इसमें से जो 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, और इसमें से जो 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके भी बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, कितने बताया नहीं क्वेश्चन है, इसमें से जो 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और उसमें से जो 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सेम है। मतलब अगर यहां पर एक का नाम है मान लीजिए हार्दिक, ठीक है, एक का नाम है जगाती, एंड एक का नाम है मान लीजिए ले लेता हूं रोहित, ये 3 यहां पर डायरेक्टर है एयरलाइन कंपनी में, तो सेम यहां पर भी वही 3 है, हार्दिक, जगाती और दूसरा क्या है, रोहित, ये 3 यहां पर भी है। तो सेम तीनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 यहां पर सेम है। तो यहां पर आगे हमसे क्या बोला गया कि तीनों कंपनी, दोनों कंपनी में 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेम है, एयरलाइन कंपनी में भी और आपके मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड में भी। अब आगे क्या बोल रहे हैं, एडिशनली स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन रेगुलेट द फाइनेंसिंग ऑफ बोथ द क्रिकेट एंड हॉकी क्लब्स। यानी यहाँ पर स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन जो है वो रेगुलेट करता है कि क्या फाइनेंसिंग वगैरह हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। दिस रेगुलेशंस प्रिवेंट कंट्रीब्यूशन, प्रिवेंट करता है कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल फ्रॉम ए रिलेटेड पार्टी विच इंक्रीजेस इक्विटी विदाउट रिपेमेंट इन रिटर्न। यानी क्या होता है, अगर रिलेटेड पार्टी से पैसा लिया जा रहा है तो इक्विटी बढ़ता है, अपना ही पैसा हो गया, तो यहाँ पर जहां पर रिपेमेंट का नहीं रहता है जनरली। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लेजिस्लेशन प्रिवेंट करना चाहता है, वो कहता है कि रिलेटेड पार्टी से जितना हद तक हो सके पैसा ना लिया जाए। फेलियर टू एडहेर टू दिस लेजिस्लेशन कुड लीड टू इम्पोजिशन। अगर मान लीजिए उसके बावजूद भी मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड एयरलाइन कंपनी अगर ऐसा काम करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइन्स पेनल्टीज वगैरह देना पड़ेगा।
Mumbai Challengers Limited wants to know how to take account of the naming rights in the valuation of the stadium and the potential implication of the financial regulation imposed by the legislation. तो मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड आपकी राय लेना चाहता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या इंडेस 24 के हिसाब से, क्या इंडेस 24 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है नहीं हो रहा है ना। अब हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि मेरी बात समझिए, जब हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे ना, जब हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए अकॉर्डिंगली हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमें कितना पैसा दे देगा। तो फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते समय क्या हमें ये 7 रेट को कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या दोनों के बीच में, मुंबई चैलेंजर्स और आपके एयरलाइन कंपनी दोनों के बीच में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है क्या। क्योंकि आपको याद होगा इंडेक्स 113 में मैंने पढ़ाया था, अगर रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो वो ट्रांजेक्शन प्राइस को हम कभी भी फेयर वैल्यू नहीं मानते, है ना। क्योंकि वहां पर प्राइस जो है ना वो आर्म्स लेंथ नहीं निकल के आएगा, वो जेन्युइन प्राइस नहीं निकल के आ सकता, क्योंकि निकल के आ भी सकता तो नहीं भी निकल के आ सकता जेन्युइन प्राइस, क्योंकि दोनों रिलेटेड पार्टीज है ना। तो वहां पर कुछ घपला हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है या नहीं। तो आप समझिए इंडेक्स 24 में मैंने आपको पढ़ाया था, जस्ट बिकॉज दो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेम है इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों रिलेटेड पार्टी हो गए। तो मैं आपको लेके भी चलता हूं इंडेक्स 24 में। चलिए, मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी इंडेक्स 24, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, एक लेक्चर यूट्यूब में भी अपलोडेड है। तो यहां पर आप देखिए, two entities are not related parties simply because they have a director or other members of the key management personnel in common, or because a member of KMP of one entity has significant influence over the other entity। यानी just because दो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जो की मैनेजमेंट पर्सनल है अगर वो सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलेटेड पार्टी हो गया। तो यहां पर अब हमें क्या समझ में आ रहा है, इंडेक्स 24 मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया है, पर फिर भी मैंने रेफरेंस के लिए आपको वहां पर भी मैं लेके गया हूं। तो मेरा कहना ये है कि यहां पर जस्ट बिकॉज यहां पर दोनों कंपनी का 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स है 3 ये कॉमन है, इसका मतलब ये नहीं कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप यहां पर एस्टैब्लिश होता है। आपको और भी अदर फैक्टर्स, सर्कमस्टेंसेस देख के पता करना पड़ेगा कि क्या यहां पर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है। अगर आपको दिख रहा है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नहीं है तो डेट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है दोनों ये फेयर वैल्यू ही है, तो हम यहाँ पर रिवॉल्यूशन मॉडल लगाते हुए जब हम स्टेडियम का वैल्यूएशन करेंगे तो 7 करोड़ को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्योंकि स्टेडियम का तो पूरा वैल्यूएशन होगा ना, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी, नेमिंग राइट्स, यानी सारे फैक्टर्स को देखते हुए हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज के हिसाब से हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यहाँ पर रिलेटेड पार्टी फिर भी हो सकता है, और भी कुछ फैक्टर्स जो बता रहे रिलेटेड पार्टी हो सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो प्राइस है, ये जो 7-8 करोड़ का प्राइस है, ये प्राइस आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर इससे कम या ज्यादा लेना चाहिए। देखिए हम अभी वैल्यूएशन की बात करें, तो जब हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हाँ, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखिए प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स। ऑब्वियसली बात है, कोई और भी लोग जनरली खरीदते प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स। तो अगर आपको लगता है कि स्टेडियम को जब हम बेचने को जाएंगे तो हमें प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स का भी हम अलग से पैसा क्लेम कर सकते हो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको कंसीडर करेगा आपको पेमेंट करते समय। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल स्टेडियम में अगर आपको लगता है कोई मार्केट पार्टिसिपेंट्स 500 करोड़ देगा, तो इस फैक्टर को वो कंसीडर करते हुए आपको 600 करोड़ दे सकता है मान लीजिए। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है, हम तो ये सोचेंगे ना कि हमारा जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, जो लोग है, बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स में जो बहुत सारे लोग हैं, वो लोग अगर मान लीजिए कोई बायर अगर इसे खरीदना चाहेगा स्टेडियम को, तो वो क्या क्या फैक्टर देखेगा, क्या वो प्रॉपर्टी नेमिंग राइट वाला फैक्टर भी देखेगा। मान लीजिए मेरा स्टेडियम आप खरीदना चाहते हो, तो आप क्या यहाँ पर चेक करोगे, ऑब्वियसली बात है अगर आपको लगी है प्रॉपर्टी नेमिंग राइट से भी आप पैसा कमाओगे फ्यूचर में, तो आप जब स्टेडियम को खरीदोगे तो आप उसका भी प्राइस मुझे पे करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में अल्टीमेटली सबसे पहले हमें रिलेटेड पार्टी वाला फंडा देखना है। अगर रिलेटेड पार्टी यहां पर है नहीं है तब तो चलिए अच्छी बात है। आगे अगर ये फेयर वैल्यू फेयरली डिपिक्ट कर रहा है एज पर इंडेक्स 113 तो हम इसे कंसीडर कर लेंगे। और याद है हमने वहां पर ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बारे में बात किया था। लेवल 1 में कोटेड प्राइस लेते हैं, और अगर लेवल 1 मान लीजिए वो तो जनरली शेयर वगैरह में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर ऐसा सिचुएशन में लेवल 1 नहीं तो लेवल 2 को आपको एटलीस्ट कंसीडर करना चाहिए, जहां पर आप ऑब्जर्वेबल डेटा का यूज करते हो, है ना, ऑब्जर्वेबल डेटा का यूज करते हो, मार्केट डेटा का भी यूज करते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू में इसका डिटरमाइन करना। तो यहाँ पर देखिए पूरा थ्योरी है, मैंने कोशिश किया कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन को समझा सकूं कि आपको अल्टीमेटली लिखना क्या है और लिखना कैसे। उसके बावजूद भी अब मैं क्या करूंगा, इस सॉल्यूशन का आंसर मैं आपको रीड कराऊंगा, क्योंकि आपको यहां पर जरूरत है सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रीड करना। मैंने एक बार के लिए क्वेश्चन आपको पूरा समझा दिया, अब मैं बस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको रीड करा दूंगा ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग एक बार थोड़ा सा बढ़ जाए। बाकी थ्योरी है, आपको थोड़ा सा समझ के खुद ही लिखना पड़ेगा। चलिए हम पढ़ते एक बार इनका सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। मैंने आपको पूरा समझा दिया इसे।
In terms of Ind AS 113 fair value measurement, Stadium would be valued at the price which would be received to sell the asset in an orderly transition between market participants at the measurement, जो कि exit price होता है. मैंने आपको ये सारा चीज समझाया हुआ Ind AS 113 में. The price would be the one which maximize the value of the asset or the group of asset using the principle of the highest and best use. क्या मैंने ये भी कहा था? Yes. The price would essentially use level 2 units inputs, क्योंकि level 1 input जनरली यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो level 2 inputs यहाँ पर यूज किया जाएगा. और साथ में प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स आपका यहाँ पर कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है कि अब उसको प्रॉपर्टी जब वैल्यू करोगे तो अब इसको लोगे या नहीं लोगे. द स्टेटस ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेट्स इट्स सुटेबिलिटी फॉर इनवाइटिंग स्पॉन्सरशिप अटैच्ड टू इट्स नेम. इट इज नथिंग टू डू विद द प्रॉपर्टी इटसेल्फ बट दिस कैन बी वर्थ ए सिग्निफिकेंट अमाउंट. ऑब्वियस सी बात है, यानी ये सिग्निफिकेंट अमाउंट आपको इसे लेना चाहिए अगर लगता है आपको इसका पैसा भी मिलेगा जब आप बेचोगे. देयरफॉर मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड कुड इंक्लूड, अब इसे हाईलाइट करोगे, Mumbai Challengers Limited could include the property naming rights in the valuation of the stadium and write it over 3 years. जो भी आपका आगे का साल में आप उससे राइट ऑफ करोगे वो अलग बात है, पर आप फेयर वैल्यू मेजर करोगे तो फेयर वैल्यू में जो भी आएगा वैल्यू वो तो आगे डेप्रिशिएट होगा ही ना, तो वो राइट ऑफ की बात कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी आपके पास जितना पीरियड बचा हो उसके हिसाब से राइट ऑफ करोगे, वो बात की बात है, डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, वो मैटर नहीं करता. मतलब यहाँ पर अगर इसका प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स आप वैल्यूएशन करते समय मैंने भी कहा था आप लोगे, अब 7 करोड़ लोगे कि कम लोगे कि ज्यादा लोगे वो मैटर करेगा. तो उसके लिए आगे हम क्या बात करेंगे, रिलेटेड पार्टी की बात करेंगे. Ind AS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर लीज द क्राइटेरिया. मतलब आपको अगर मैं बता दूं, पहले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि हमें प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए व्हाइल डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू. तो मैंने कहा यस करना चाहिए, क्योंकि हम सारे फैक्टर्स देखते हैं, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज देखते हैं, इसलिए हमें करना चाहिए. अब हम आगे रिलेटेड पार्टी की बात करें. Ind AS 24 related party disclosure lists the criteria for 2 entities to be treated as related parties. Such criteria include being members of the same group, यानी होल्डिंग सब्सिडरी की बात कर रहे है ना, और वेर ए पर्सन और क्लोज मेंबर ऑफ डेट पर्सन फैमिली इज रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी ऑफ डेट पर्सन हैज कंट्रोल, या फिर ज्वाइंट कंट्रोल होता है क्या इंडिविजुअल का. अमिताभ बच्चन वगैरह का एग्जांपल लिया था, यूट्यूब में भी फर्स्ट वीडियो अपलोडेड है, वहां पर जाके देख लीजिएगा. Ind AS 24 डीम्स दैट पार्टीज आर नॉट, ये अंडरलाइन करने का, Ind AS 24 ये अंडरलाइन करना है आपको, ध्यान देना. Ind AS 24 deems that parties are not related simply because they have a director or a key manager in common. मैंने आपको पढ़ाया था Ind AS 24 का रेफरेंस लेते हुए. In this case there are 3 directors in common and in the absence of any information to the contrary it appears as though the entities are not related parties. मतलब सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से हमने समझ में आ रहा है कि रिलेटेड पार्टीज नहीं है. हाउएवर अगर रेगुलेटर को लग रहा है कि यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या एयरलाइन कंपनी जो है वो क्या मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड को इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर एयरलाइन कंपनी मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड से इन्फ्लुएंस हो रहा है. क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस है दोनों के बीच में, तो ऐसा सिचुएशन में जो प्राइस है उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, घपलाबाजी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस है. तो यहाँ पर एयरलाइन क्या पता वो इन्फ्लुएंस करे या फिर क्या पता वो इन्फ्लुएंस हो रहा है. तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपको एवेल्युएट करना चाहिए कि जो स्पॉन्सरशिप वो आपका फेयर वैल्यू में है या नहीं, यानी 700 करोड़ जो है वो फेयर वैल्यू रियल में डिपेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर कर रहा है तो अब ये लोगे, अगर नहीं कर रहा है तो जो होना चाहिए फेयर वैल्यू वो कंसीडर करोगे व्हाइल डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू. तो बस आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, मैंने कुछ कुछ आपको हाईलाइट करा है यहाँ पर, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले फेयर वैल्यू के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना, लेवल 2 इनपुट्स लिख दिया, एग्जिट प्राइस और फेयर वैल्यू का डेफिनेशन लिख दिया, जहां पर हम ऑब्जर्वेबल डेटा का यूज कर सकते हो, और हम फिर कहेंगे वैल्यूएशन ऑफ द स्टेडियम में हम प्रॉपर्टी नेमिंग राइट्स को इंक्लूड कर सकते हैं. फिर रिलेटेड पार्टी के केस में हम लिख देंगे कि हाँ जो रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आता है, अगर आपको याद होगा आप लिख दीजिएगा, आप कहिएगा कि सिंपली बिकॉज डायरेक्टर्स कॉमन में, तो उसका मतलब ये नहीं कि रिलेटेड पार्टी हुआ, पर फिर भी अगर रेगुलेटर को लग रहा है रिलेटेड पार्टी, तो ऐसा सिचुएशन में हम देखेंगे कि क्या एयरलाइन कंपनी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है मुंबई चैलेंजर्स को, या फिर मुंबई चैलेंजर्स से एयरलाइन कंपनी इन्फ्लुएंस हो रहा है. और ऐसा सिचुएशन में हम ओवरऑल एवेल्युएट करेंगे कि जो फेयर वैल्यू है 700 क्या वो ट्रूली फेयर वैल्यू डिपेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो अगर कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप 700 करोड़ ले लीजिए, अगर नहीं कर रहा है तो मत लीजिएगा. तो इसके अकॉर्डिंगली आपको इस तरीके से समझना है और आपको सॉल्यूशन को लिख के आना है. हाँ, हालांकि मैं एग्री करता हूं कि पॉइंट नंबर सी में थोड़ा सा हैवीपन आ रहा है क्योंकि ये थ्योरी है ना, एंड Ind AS 113 खुद में एक आपका चैलेंजिंग है, पर हाँ आपने अगर अच्छे से मेरा वीडियो देखा तो आपको 100% समझ में आ गया होगा एंड आप आराम से इसे मैनेज कर पाओगे. तो चलिए उम्मीद है यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया. हालांकि अगर हम बात करें इसमें 3 पार्ट्स थे केस स्टडी 6 में. पार्ट नंबर 1 बहुत ही ईजी था, पार्ट नंबर 2 कंपैरेटिवली पार्ट नंबर 3 से इजी था,
मतलब पहला वाला बहुत ही इजी, दूसरा वाला सो ठीक है, इजी था, खराब नहीं था, 4 स्टैंडर्ड को आपको कोट करना था, मैंने आपको समझाया। एंड थर्ड वाला थोड़ा सा थ्योरी हो गया, पर फिर भी आपको अगर ध्यान में रहेगा ये सब लाइंस जो मैंने आपको कहा, तो आराम से 6 to 7 लाइंस तो आप आराम से लिख के आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में आप लिख के आ जाओगे, आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उम्मीद है मैंने पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। एंड यहाँ पर हमारी केस स्टडी 6 जो है पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आएगा, जहां पर हम केस स्टडी 7 का भी वीडियो यूट्यूब में हम अपलोड कर देंगे, और ऑल टुगेदर पूरा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका सिक्योर रहेगा। जहां पर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप उसे सिक्योर कर पाओगे। और एक बात मुझे आपको बताना, मैंने आपको पहले ही बताया था, केस स्टडी 5 ऑलरेडी सॉफ्ट भारती लिमिटेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने अपलोडेड, आप उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको मैं, ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा। वो केस स्टडी 5 है जो कि पहले मैंने एमटीपी के नाम से कराया था या आरटीपी के नाम से कराया था। तो चलिए ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, केस स्टडी 7, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए बाय बाय।